Good morning, students. Welcome in your SST class. I hope you are safe with your parents at home. Today we will start a new chapter, Rural Life and Society. देखिए, इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले आज बात करेंगे वो है रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पीजेंट्स, रेबलन्स, केस स्टडी, पंजाब। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पहले जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स जब रूल्स करने आए इंडिया पर, उससे पहले का जो सिचुएशन थी, क्या तरीके थे लोगों के जीवन के, रहने के, उनके खेती करने का जो तरीका था या रिवेन्यू सिस्टम था वो किस तरह का था। देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारे यहाँ के विलेज थे, जो गांव थे, वो ज़्यादातर सेल्फ डिपेंड थे, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट थे। और वहाँ पर जो राज हुआ करता था वो ज़्यादा पंचायती राज हुआ करता था, और वहीं का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी पंचायत के लोग ही देख लिया करते थे, और वहाँ के लोगों के जो वाद विवाद हुआ करते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, वो रिसॉल्व कर लिया करते थे। और देखिए, विलेज के जो लोग थे वो रिवेन्यू को कलेक्ट करके राजा को सौंप दिया करते थे। और मुग़ल काल के पीरियड में भी, यानी कि मुग़ल काल के समय में भी हमारे यहाँ जो टैक्स का जो तरीका था वो यही था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये थे कि वहाँ पर जब टैक्स को कलेक्ट किया जाता था वो भूमि के नाप के अकॉर्डिंग किया जाता था। इसीलिए जब ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करने आए तो उन्होंने काफ़ी सारे इसमें चेंजेस को कर दिया। देखिए, वो जो चेंजेस थे, जो रिवेन्यू का कलेक्शन था उसमें काफ़ी सारे जो चेंजेस हुए, किस तरह से उन्होंने चेंज किया, वो ही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश। देखिए, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आ गए, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले उन्हें लगा कि उनका जो एम था, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वो था कि कैसे उनकी जो इनकम है उसमें ग्रोथ की जाए। तो उन्होंने अपनी इनकम में ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया 3 तरीके के जो रिवेन्यू थे उनसे। यानी कि सबसे पहला जो इसमें रिवेन्यू सिस्टम था वो था परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी सिस्टम। दूसरा था इसमें रैयतवारी सिस्टम, एंड थर्ड था महलवारी सिस्टम। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो बात करेंगे वो है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसे सबसे पहले जो हमें जो इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि जो परिचित कराया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल के थे ये गवर्नर, भारत के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल में, इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था 1793 में। और इस लैंड में इसमें जो रिवेन्यू सिस्टम था, जो भूमि पर लगाने वाला जो कर था, वो जमींदारों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस रिवेन्यू को कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स को सौंप देंगे। और उसके बाद उनकी जो जिम्मेदारी थी, इसमें पूरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि जो टैक्स का जो कलेक्शन होता था वो जमींदार लोग करते थे ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर। दे हैड टू पे 89%, और वो इस रिवेन्यू के कलेक्शन का 89% ब्रिटिशर्स को दिया करते थे और इसका 11% अपने पास रख लिया करते थे। और ये 11% जो पार्ट था ये बहुत ज़्यादा पार्ट था रिवेन्यू का, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी धनी बनने में, या अपनी जो इनकी ग्रोथ थी, या ये कह सकते हो कि इन्हें शक्तिशाली बहुत ज़्यादा बनते जा रहे थे। लैंड रिवेन्यू जो था वो फिक्स कर दिया गया था 10 सालों के लिए। इसमें किसी भी तरह का 10 साल से पहले कोई चेंजेस नहीं हो सकते थे। और दिस वॉज डन टू कीप अ चेक अवर करप्ट रिवेन्यू ऑफिशियली हु वुड नॉट बी एबल टू चेंज द लैंड रिवेन्यू एट विल। यदि कोई किसान इस रिवेन्यू को पे करने में असक्षम हुआ करता था, वो नहीं पे कर पा रहा था, तो 10 साल से पहले इस रिवेन्यू में किसी तरह का कोई भी बदलाव होना संभव नहीं था। और देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट था इसमें जो जमींदार थे उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी, यानी कि उन्हें ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और ये एक तरह से ये कह सकते हो आप वंशानुगत प्रथा चलती जा रही थी, यानी कि अगर ज़मींदार है वो रिवेन्यू को कलेक्शन कर रहा है तो उसमें जो ज़मींदार है उसका बेटा भी आगे इसी काम को करता था, और इसी तरह से ये वेल्दी और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे। और इस रिवेन्यू में जो आप कह सकते हो कि इंक्रीज रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड,
और देखिए जो ये कल्टीवेबल लैंड होती थी यानी कि जो उपजाऊ भूमि होती थी, यदि कोई किसान असक्षम है अपनी रिवेन्यू का कलेक्शन देने में, वो नहीं पे कर पा रहा था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो क्या करते थे, ज़मींदार लोग उनकी भूमि को अपने कब्जे में कर लिया करते थे। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा उससे क्या धनी बनते जा रहे थे, क्योंकि जो कल्टीवेबल ज़मीन थी यानी कि जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती थी वो इनके कब्जे में आ जाया करती थी। और दूसरी तरफ इस सिस्टम जो था उसमें जो लिविंग कंडीशन थी यानी कि जो किसानों की जो जीवन था उनका बहुत ज़्यादा वर्स यानी कि बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उन्हें इस समय करना पड़ता, बहुत बेकार स्थिति उनकी होती जा रही थी किसानों की। दे वर ऑफन सब्जेक्टेड द ऑपरेसिव मेथड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव दमनकारी प्रथा का इस्तेमाल किया जा रहा था रिवेन्यू के कलेक्शन में। जैसे कि आप देख सकते हो, दे वर evicted from their own lands by the zamindars on grounds of the non-payment of dues and thus converted into tenants। देखिए अगर कोई किसान अपनी ज़मीन का रेवेन्यू देने में सफल नहीं होता था तो ज़मींदार जो थे वो उनकी भूमि को अपने कब्जे में कर लिया करते थे। अगर वो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़ अपने ड्यूज़ नहीं दे पाते थे तो, और उन कुछ समय के बाद उनकी ज़मीन को सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया जाता था। तो ये था हमारा परमानेंट सेटलमेंट। सेकंड इसमें आता है रहतवारी सिस्टम। देखिए रहतवारी सिस्टम में क्या होता था कि जो रहतवारी सिस्टम था उसे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था मद्रास के प्रेसिडेंसी सर जॉन्स मुनरे के द्वारा 1820 से 1827 के बीच में उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया इसे। द वर्ड रेत, जो रेत वर्ड है उसका अर्थ होता है पीजेंट्स यानी कि किसान। अंडर द रेतवारी सिस्टम द पीजेंट्स वर द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो जमींदार हैं वो रिवेन्यू का जो कलेक्शन है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और जो किसान लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो उन्होंने इसमें क्या किया रहतवारी सिस्टम में कि उन्होंने डायरेक्ट अपना जो रिवेन्यू था वो लेना शुरू कर दिया। और इस सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मिडिल मैन था यानी कि जो मध्यस्थ व्यक्ति था जमींदार, उसको हटा दिया। अब उनका कोई यहाँ पे काम नहीं रह गया था। डायरेक्ट जो ब्रिटिशर थे वो किसानों से जो टैक्स था उसको ले लिया करते थे और उनका मानना था कि अगर हम मध्यस्थ व्यक्ति को हटा देते हैं तो जो हायर रिवेन्यू का जो कलेक्शन है, जो अनावश्यक बोझ पड़ रहा है किसानों पर, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। वाइल प्रोटेक्टिंग द रेत और पीजेंट फ्रॉम अंडर एक्सप्लोरेशन, वही के उनसे थोड़ा सा जो उनका शोषण है, अनमानवीय शोषण जो नहीं होना चाहिए, उससे वो बच जाएंगे। हाउएवर द सिस्टम अग्रेवेटेड द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, और इसीलिए उन्हें लगा कि जो किसानों की स्थिति बिगड़ती जा रही है उससे शायद थोड़ा सा किसानों को राहत मिल जाए। और देखिए जो ये परसेंटेज था टैक्सेस का वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा था विदाउट सब्जेक्ट टू एनी एग्जम्पशन इवन ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटी, क्योंकि यदि कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती थी, जैसे बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस में भी टैक्सेस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। इसीलिए जो पीजेंट्स थे वो फेल होते जा रहे थे अपनी टैक्सेस को पे करने पर, वो समय पर नहीं दे पा रहे थे। देयर लैंड वो सोल्ड, और इस कारण से उन्हें अपनी ज़मीन को भी बेचना पड़ रहा था। द फियर ऑफ लूजिंग देयर फोर्स द पीजेंट्स टू टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू पे देयर टैक्सेस, और अपनी ज़मीन को वो खो ना दे इस डर से जो किसान थे वो साहूकारों से लोन ले लिया करते थे जिससे वो अपने टैक्स को चुका सकें। हाउएवर इवन द मनी लेंडर चार्ज्ड हाई इंटरेस्ट, और इसीलिए जो साहूकार थे वो जब उनको लोन दिया करते थे वो बहुत ज़्यादा उन पर हाई इंटरेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा ब्याज, ऊंची ब्याज की दर पर उनको लोन देते थे। एंड साइज द लैंड ऑफ द पीजेंट्स इफ दे फेल टू रीपे देयर लोन ऑन टाइम, और यदि जो पीजेंट्स है यानी कि किसान थे वो समय पर अपने लोन को नहीं चुका पाते थे तब भी उन्हें अपनी ज़मीन को साहूकार अपने कब्जे में कर लेते थे। तो यानी दोनों तरफ से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो किसान थे उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ होती जा रही थी। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था
रहतवारी सिस्टम, और थर्ड इसमें आता है महलवारी सिस्टम। देखिए महलवारी सिस्टम जो था वो ज़मींदारी सिस्टम का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था। इसमें थोड़े से चेंजेस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। देखिए जो महलवारी सिस्टम था ये एक गांवों का जो ग्रुप था, यानी कि गांव के जो लोग थे, कृषि करने वाले लोग थे, उनका एक ग्रुप था जो अपने रिवेन्यू को कलेक्ट करता था पूरा गांव एक साथ, और वो रिवेन्यू को कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को या कंपनी को सौंप दिया करते थे, और इसे महल या स्टेट के नाम से भी जाना गया। देखिए उसके बाद है इसमें जो लैंड था, इसमें जो लैंड थे विलेज के जो लोग थे वो सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाया करते थे और अपने रिवेन्यू का कलेक्शन करके कंपनी को सौंप दिया करते थे। इसमें अलग अलग किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ता था कि एक बंदा जाता है रिवेन्यू का कलेक्शन देने फिर दूसरा जाता है, ऐसा नहीं था। इसमें सभी लोग एक साथ अपने रिवेन्यू का कलेक्शन करते थे और दे करके आया करते थे। और इस रिवेन्यू सिस्टम में कोई परमानेंट सिस्टम नहीं था कि 10 सालों के लिए 20 सालों के लिए रिवेन्यू था वो एक जैसा ही लागू किया जाएगा। इसमें जो रिवेन्यू सिस्टम के जो पीरियड था वो चेंज हो जाया करता था, यानी कि जैसे ज़मीन या प्लॉट अगर बड़ा है तो उस पर ज़्यादा रिवेन्यू लगेगा और अगर छोटा है तो कम रिवेन्यू लगाया जाता था। लेकिन जो पीजेंट्स थे उनकी जो कम्युनिटी थी वो इस हाई लैंड रिवेन्यू से बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए या गुस्से में आ गए, क्योंकि जो उन्हें अपना जो रिवेन्यू देना पड़ता था बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए उन्हें मनी लेंडर्स पर डिपेंड होना पड़ता था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पावर्समेंट यानी कि गुस्से में आ गए। तो उनका जो ये शोषण हो रहा था इस तरीके का जो रिवेन्यू उन्हें देना पड़ता था उससे वो बहुत ज़्यादा एग्री हो गए, गुस्से में आ गए जो पीजेंट्स थे, और उन्होंने अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए यानी कि दिखाने के लिए बहुत सारे रेबल्स यानी कि जो विद्रोह थे वो शुरू कर दिए लैंड रिवेन्यू के खिलाफ। सो स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने पढ़ा था परमानेंट सिस्टम, रहतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम हमने पढ़े, और इसे पढ़ने के बाद अब हम जब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।